नमस्कार। पिछले वीडियो में हम पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 की 270 लाइंस तक पढ़ चुके थे और यहाँ तक हमने देखा था कि सैटर्न अपने साथियों से कह रहा है बीलजेबब से कि भाई देखते हैं अभी हम इन परिस्थितियों में क्या कर सकते हैं। स्वर्ग से तो निकाल के फेंक दिए गए और यहाँ नर्क में ये जो हमारे विपरीत परिस्थितियाँ हैं, विषम परिस्थितियाँ हैं, इन सर्कमस्टांसेस में हम क्या कर सकते हैं। वॉट मे बी येट रिगेन्ड इन हेवन और वॉट मोर लॉस्ट इन हेल, कि हम स्वर्ग से क्या प्राप्त कर सकते हैं और जो नर्क में हैं आ ही गए हम यहाँ पर, तो यहाँ से क्या खो सकते हैं। तो शैतानी तो हमको छोड़नी नहीं है और देखते हैं क्या होता है आगे। सो सैटन स्पेक, इस प्रकार सैटन बोला, एंड हिम बीलजेबब दस आंसर्ड, और उसको बीलजेबब ने इस प्रकार जवाब दिया। क्या जवाब दिया? अब यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा होना चाहिए। लीडर ऑफ दोज आर्मीज ब्राइट, लीडर माने नेता, ऑफ दोज आर्मीज उन सेनाओं के, ब्राइट वो जो चमकीली सेनाएं थीं। अब ये यहाँ पर आके तो शैतान बन गए, राक्षस बन गए, लेकिन यहाँ पे आने से पहले ये सब फरिश्ते थे और फरिश्ते आपको मालूम ही है चमकते हैं, ब्राइट होते हैं। तो उन चमकती हुई सेनाओं के नेता, विच बट द ओमनीपोटेंट नन कुड हैव फॉइल्ड, विच माने जिसको, यानी उन आर्मीज को, उन सेनाओं को और उन फरिश्तों को, बट माने सिवाय, द ओमनीपोटेंट जो सर्वशक्तिमान है उसके सिवाय, नन कुड हैव फॉइल्ड कोई और नहीं हरा सकता था। इफ अगर, वंस दे हियर एक बार वो लोग सुन लें, दैट वॉइस उसी आवाज़ को, यानी आपने आवाज़ दी थी हमें, सैटन को कह रहा है बीलजेबब कि आपकी आवाज़ पर हम सब लोग इकट्ठा हुए थे और ईश्वर के खिलाफ लड़े थे, तो उसी आवाज़ को अगर एक बार फिर से सुन लें, देयर लाइवलीस्ट प्लेज, ये जो कि देयर माने उन लोगों का, उन फरिश्तों का जो कि यहाँ पर गिरे पड़े हैं नर्क में, लिक्विड फायर में पड़े हुए हैं इस वक्त, उनका लाइवलीस्ट माने सबसे अच्छा, सबसे सजीव, सबसे ताकतवर, प्लेज माने प्रॉमिस है, उनका सबसे ताकतवर वादा है उनके लिए, ऑफ होप उम्मीद का, इन फियर्स डर में, एंड डेंजर्स और ख़तरों में। तो जब डर का माहौल होता है और ख़तरे का माहौल होता है तो उसमें उम्मीद का सबसे अच्छा जो आवाज़ है, जो बिगुल है, जो प्रॉमिस है, वो आपकी आवाज़ है। हर्ड सो ऑफ्ट, हर्ड माने सुनी गई है, सो ऑफ्ट माने इतनी बार, इन वर्स्ट एक्सट्रीम्स, वर्स्ट माने सबसे बुरे, एक्सट्रीम जो अत्यधिक बुरी परिस्थितियां हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, वर्स्ट कंडीशंस में हमने आपकी ये आवाज़ सुनी है। एंड ऑन द पेरिलस एज, और कहाँ सुनी है? पेरिलस माने डेंजरस, खतरनाक, एज माने होता है किनारा, किसका? ऑफ बैटल, युद्ध का। तो युद्ध का सबसे ज़्यादा खतरनाक किनारा कौन सा होता है? फ्रंट होता है, बैटल फ्रंट, जो सामने से मान लीजिए गोलियां चलेंगी, अभी तो गोलियां चलती हैं, पहले तो तीर थे, तलवार थे, या जो भी ये स्वर्ग में लड़ाई हुई थी तो उसमें थंडर यूज़ किया था गॉड ने। तो जो पेरिलस एज ऑफ बैटल है वो है फ्रंट लाइन ऑफ बैटल। तो वो फ्रंट लाइन जो युद्ध का सामने का स्थान है, व्हेन इट रेज्ड, जब ये जल रहा था, यानी जब युद्ध चल रहा था, तो उस वक्त भी आपकी आवाज़ हमें उम्मीद से भरी हुई थी। इन ऑल असॉल्ट्स दिस श्योरेस्ट सिग्नल, इन ऑल असॉल्ट्स यानी असॉल्ट होता है अटैक, तो जितने भी आक्रमण हुए, उन सारे आक्रमणों के दौरान, हमारे ऊपर जितने अटैक हुए, उन सभी अटैक्स के दौरान, दिस श्योरेस्ट सिग्नल, तो आपकी जो आवाज़ थी वो श्योरेस्ट सिग्नल थी, मीन्स सबसे ज़्यादा यकीन दिलाने वाला, विश्वास दिलाने वाला एक संकेत था। दे विल सून रिज्यूम, तो अगर उस आवाज़ को वो फिर से सुन लेंगे तो सून माने जल्दी ही, रिज्यूम माने प्राप्त कर लेंगे, धारण कर लेंगे, न्यू करेज नया साहस, एंड रिवाइव, रिवाइव माने उनमें फिर से जिंदगी आ जाएगी। अभी तो ऐसे मरे हुए से पड़े हुए हैं क्योंकि हारे हुए हैं, थंडर का वार उन्होंने सहा है, सब घायल हैं, मूर्छित हैं, एक तरीके से बेहोश पड़े हुए हैं इस लिक्विड फायर में। तो अगर एक बार वो आपकी आवाज़ सुन लेंगे तो उनमें नया साहस आ जाएगा और वो जैसे एक बार फिर से जी उठेंगे। दो नाव, हालांकि अब दे लाई, वो लेटे हुए हैं,
ग्रोवलिंग एंड प्रोस्ट्रेट। ग्रोवलिंग माने एक शर्मिंदा होकर, और प्रोस्ट्रेट माने जमीन पर पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं, चारों खाने चित पड़े हुए हैं। ऑन यू, ऑन योन, योन होगा ये, यू नहीं होगा, YON, योन यानी वो जो सामने वाली लेक ऑफ फायर है, आग की झील है। तो लिक्विड फायर है वहाँ पर नर्क में, तो वो जो आग की झील में लेटे हुए हैं। एज वी रेस्ट वाइल, एज जैसे कि हम भी लेटे हुए थे, वी हम लोग, रेस्ट वाइल माने अभी तक, अभी तक जैसे हम भी वहाँ लेटे हुए थे वहीं पे हमारे बाकी के साथी लेटे हुए हैं। एस्टाउंडेड एंड अमेज्ड, एस्टाउंडेड मतलब एकदम स्टन्ड, अमेज्ड मतलब आश्चर्यचकित, सरप्राइज्ड, क्योंकि इन लोगों ने जब लड़ाई शुरू की थी, ईश्वर के खिलाफ लड़ने का जब सोचा था, तो इनको कोई अंदाज़ा ही नहीं था ईश्वर की पावर का। अब जैसे ही एकदम से इनके ऊपर थंडर लाइटनिंग से वार किए ईश्वर ने, तो क्या हुआ, ये लोग एस्टाउंडेड एंड अमेज्ड हो गए, यानी एकदम से स्टन्ड रह गए, आश्चर्यचकित रह गए, भौचक्के रह गए कि आखिर ये क्या चीज़ थी, है ना। कभी उसका वार सहा ही नहीं था उन लोगों ने। तो जैसे कि हम लोग भी अभी लेटे हुए थे, नो वंडर, कोई आश्चर्य की बात नहीं है ये तो, कि फॉलन सच अ परनिशियस हाइट, हम गिरे हैं, सच माने ऐसी, परनिशियस वही फेटल या डेंजरस, हाइट माने ऊंचाई, इतनी ऊंचाई से, इतनी खतरनाक ऊंचाई से हम लोग गिरे हैं। अब वहाँ से जब फेंका जाएगा, और वो भी थंडर लाइटनिंग ऊपर से चलाकर, तो क्या हाल होगा, बहुत बुरी कंडीशन में, बहुत बुरी हालात में, और वो भी यहाँ नीचे कहाँ, कैसी कंडीशन, लिक्विड फायर है, तो उसमें लेटे हुए बहुत बुरा हाल है, और इतनी ऊंचाई से गिरे हुए हैं, तो जो कंडीशन है वो कोई हमारे लिए नो वंडर, आश्चर्य की बात नहीं है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद सभी की कंडीशन यही होगी, यही हमारी है और यही हमारे साथियों की है। ही स्केयर्स हैड सीज्ड, ही माने वो बीलज़ेबब जो बात कह रहा है, स्केयर्स माने मुश्किल से ही, हैड सीज्ड माने रुका था, यानी उसने अपनी बात कहना मुश्किल से ही बंद की थी, बात उसकी पूरी भी नहीं हो पाई थी। वैन द सुपीरियर फिएंड, जबकि वो जो उसका सुपीरियर था, फिएंड माने राक्षस, शैतान, तो सुपीरियर फिएंड कौन है यहाँ पर, सैटन। तो बीलज़ेबब की बात ख़त्म भी नहीं हुई थी, तब सैटन वॉज मूविंग मीन्स चल दिया था, टूवर्ड द शोर, किनारे की ओर। उसकी बात सुनकर सैटन किनारे की ओर चल दिया। अब यहाँ पर उसकी जो शील्ड है, यहाँ पर फिर से एक एपिक सिमिली है, पहले भी एक एपिक सिमिली आई थी, और मैंने आपको कहा था कि ये नोट करना, क्योंकि एपिक सिमिली पे क्वेश्चन आता है। दो क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक तो एपिक सिमिलीज पर, और एक कैरेक्टर स्केच सैटन का। वो सैटन का कैरेक्टर स्केच कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि हु इज़ द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बुक 1, तो किसी भी तरीके से आता है। दो क्वेश्चंस ये आपको तैयार करने हैं, तो ये एक और एपिक सिमिली यहाँ पर है। हिज पॉन्डरस शील्ड, यानी उसकी वो जो विशाल शील्ड थी, यानी सैटन की जो शील्ड है। इथेरियल टेम्पर, वो कैसी है, इथेरियल यानी स्वर्ग में जो बनाया गया, डिवाइन, टेम्पर माने ढाली गई, तो स्वर्ग में ढाली गई धातु से बनी हुई, मतलब डिवाइन थी उसकी शील्ड, और ऐसी धातु जो कि धरती पर या और कहीं नहीं मिलती, सिर्फ स्वर्ग में मिलती है, तो इथेरियल टेम्पर। मासी माने बहुत मोटी थी, लार्ज बहुत बड़ी विशाल थी, एंड राउंड और बहुत गोल थी। बिहाइंड हिम उसके पीछे, कास्ट माने लटकी हुई थी, है ना, वो बहुत बड़ी। पहले तो आपने देखा कि उसके खुद के शरीर का वर्णन कैसे किया गया था, उसको लेवियाथन और क्या क्या कह के एक आइलैंड जैसा, इतना बड़ा उसका बॉडी था, जैसे कि एक आइलैंड हो, समुद्र में तैर रहा हो, तो वो एक एपिक सिमिली थी। अब जब व्यक्ति इतना बड़ा है ना, सैटर्न ही इतना बड़ा है, तो उसकी शील्ड भी ऑब्वियसली बड़ी ही होगी। अब वो कितनी बड़ी है, तो उसका भी एक कंपैरिजन किया गया है, उसके लिए भी एक उपमा दी गई है, और ये एपिक सिमिली है। एपिक सिमिली में जिस चीज़ से तुलना की जाती है, वो चीज़ आगे तक और डिस्क्राइब की जाती है ना। तो शील्ड तो हो गई जिसकी तुलना की जा रही है, अब जिस चीज़ से तुलना की जा रही है, किस चीज़ से तुलना की जा रही है, अभी यहाँ पर देखिए बताएगा वो। द ब्रॉड सरकमफ्रेंस हंग ऑन हिज शोल्डर्स लाइक द मून, किससे तुलना की गई उसकी शील्ड की,
चंद्रमा से। द ब्रॉड सरकमफ्रेंस, वो चौड़ी, लंबी चौड़ी सरकमफ्रेंस होती है किसी वृत्त की परिधि, है ना। तो जो शील्ड है वो गोल है, और तो उसकी जो परिधि है बहुत विशाल परिधि है, हंग लटकी हुई है, ऑन हिज शोल्डर्स, उसके कंधों पर, लाइक द मून, चंद्रमा की तरह। अब द मून कहा ना, तो कौन सा चंद्रमा, है ना। तो अब जैसे अगर सिंपल होता ये जो कॉमन सिमिली होती है, तो उसमें क्या होता कि हिज शील्ड वॉज, हिज शील्ड हंग ऑन हिज शोल्डर्स लाइक मून, इतना होता ये कॉमन सिमिली जो होती है। अब क्योंकि ये एपिक सिमिली है, यहाँ पर देखिए मून के बारे में आगे बताना वो जारी रखेगा। एपिक सिमिली की यही खासियत होती है। तो कौन से चंद्रमा की तरह है, हुज ऑर्ब, जिसकी ऑर्बिट को, है ना, जो जिस कक्षा में वो चलता है चंद्रमा, तो उसकी ऑर्बिट को, हुज ऑर्ब थ्रू ऑप्टिक ग्लास, थ्रू माने माध्यम से, है ना, किसके माध्यम से, ऑप्टिक ग्लास के माध्यम से। ऑप्टिक ग्लास जो बड़ा करके दिखाता है, यानी जो टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप के माध्यम से। द टस्कन आर्टिस्ट, अब जो टस्कन आर्टिस्ट कौन है, इटालियन साइंटिस्ट, कौन, गैलीलियो। आपको मालूम है गैलीलियो को बहुत बड़ी सजा दी गई थी ये कहने के लिए कि भाई ये सूरज धरती के चारों ओर घूमता है, नहीं, मतलब धरती सूरज के चारों ओर घूमती है, क्योंकि विश्वास ये किया जाता था कि सूरज धरती के चारों ओर घूमता है। तो वो ही टस्कन आर्टिस्ट जो कि गैलीलियो है, उसने देखा अपने टेलीस्कोप के थ्रू। टस्कन आर्टिस्ट व्यूज एट इवनिंग, माने शाम को, फ्रॉम द टॉप ऑफ फीसोल। अब ये फीसोल ये भी एक जगह है इटली में, तो फीसोल के ऊपर से, और इन वाल्डार्नो, ये एक नदी है आर्नो, तो वाल्डार्नो उस नदी की घाटी हुई, है ना, आर्नो नदी की घाटी वाल्डार्नो। तो या फिर वाल्डार्नो में टू डिस्क्राइब न्यू लैंड्स, डिस्क्राइब मतलब कि डिस्कवर, पता लगाने के लिए, न्यू लैंड्स नई ज़मीन का। तो उसने चंद्रमा को देखा, और चंद्रमा पे ज़मीन है कैसी है, गड्ढे हैं क्या है, खाई है, तो ये देखने के लिए उसने चंद्रमा को देखा। और कहाँ से देखा, वो टॉप ऑफ फीसोल से देखा, शाम के समय देखा। रिवर्स और माउंटेन्स इन हर स्पॉटी ग्लोब, और उसने क्या खोजा, न्यूलैंड्स नई ज़मीनें खोजी, रिवर्स नई नदियाँ खोजी, और माउंटेन्स नए पहाड़ खोजे। इन हर, देखिए मून के लिए हर आता है, और सन के लिए आता हिज, अगर सन की बात हो रही होती तो यहाँ हिज आता, क्योंकि मून को यहाँ फीमेल माना जाता है। इन हर स्पॉटी ग्लोब, स्पॉट्स देखे होंगे चंद्रमा पे दाग हैं, तो वो जो स्पॉट्स वाला ग्लोब है उसका घेरा है, दागदार घेरा है चंद्रमा का, तो उसमें नई ज़मीनें और नई नदियाँ और माउंटेन्स उसने देखे। तो ये तो डिस्क्रिप्शन हुआ उसकी शील्ड का, यानी कि जो ढाल लटकी हुई है उसके कंधे पर, सैटर्न के कंधे पर। अब देखिए और क्या है उसके पास, हिज स्पीयर, उसका भाला। भाला देखिए तो भाला भी कम छोटा नहीं है, मतलब कम बड़ा नहीं है, कितना तगड़ा भाला है, उसका डिस्क्रिप्शन देखिए। हिज स्पीयर टू इक्वल विच, जिसकी बराबरी करने के लिए, द टॉलेस्ट पाइन, सबसे ऊंचा, पाइन पेड़ होता है, काफ़ी ऊंचा होता है, पाइन ट्रीज ये हिली एरिया में पाए जाते हैं, ठंडे जगहों पर पाए जाते हैं। तो सबसे ऊंचा पाइन का जो वृक्ष है, ह्यून, जिसको काटा गया हो, ऑन नॉर्वेजियन हिल्स, नॉर्वे की पहाड़ियों से। टू बी द मास्ट, मास्ट माने मस्तूल होता है, जहाज का मस्तूल बनाने के लिए, कितना ऊंचा होता है जहाज का मस्तूल बनाने के लिए, जिसे काटा गया हो। ऑफ सम ग्रेट एमिरल, किसी बड़े एमिरल यानी जो शिप है, किसी बड़े फ्लैट के लिए उसको काटा गया हो,
पाइन को, सबसे ऊंचा, सबसे तगड़ा पाइन। तो वर बट अ वेंड, और वो सबसे तगड़ा पाइन जिसको कि जहाज का मस्तूल बनाने के लिए काटा गया हो, वो भी सैटर्न के स्पीयर की तुलना में वर था, बट केवल अ वेंड, एक छोटा सा डंडा। वेंड होता है हाथ में लगी हुई जो छड़ी होती है ना, मैजिक वेंड होता है, जैसे परियों के हाथ में जादू की छड़ी होती है। तो वेंड छोटी सी छड़ी होती है, जैसे मेरे हाथ में ये छोटा सा पेन लगा हुआ है, इससे थोड़ा और बड़ा मान लीजिए जादू की छड़ी जो होती है, तो वेंड उसको बोलते हैं। तो जो सबसे बड़ा पाइन ट्री है जिसको जहाज का मस्तूल बनाने के लिए नॉर्वे की पहाड़ियों से काटा गया है, वो भी सैटर्न के भाले के सामने कैसा था? वर बट अ वेंड, केवल एक छोटी सी डंडी, छोटी सी छड़ी। ही वॉक्ड, वो चला, विद, उसके साथ, यानी अपने ये जो स्पीयर है भाले को साथ में लेके, टू सपोर्ट, सहारा देने के लिए। तो हाथ में ले रखा है उसने वो भाला, सपोर्ट देने के लिए, सहारा देने के लिए। अनईजी स्टेप्स, उसके अनईजी स्टेप्स हैं, यानी उसके जो कदम हैं वो लड़खड़ा रहे हैं, वो स्टेबल नहीं है, है ना, अनस्टेबल हैं उसके कदम, क्योंकि बेचारा वहाँ से स्वर्ग से फेंका गया है और थंडर लाइटनिंग का वार झेला है, फिर लिक्विड फायर में पड़ा रहा है काफ़ी टाइम तक। तो ऐसे में इतना परेशान, इतना पीड़ित, इतना दर्द से भरा हुआ उसके कदम स्टेबल कैसे हो सकते हैं, है ना। तो उसके अनईजी स्टेप्स को सपोर्ट करने के लिए उसने हाथ में अपना भाला पकड़ा हुआ है। ओवर द बर्निंग मार्ल, और किसके ऊपर चला? ओवर माने ऊपर, द बर्निंग जलती हुई, मार्ल माने मिट्टी के, सॉइल के। नॉट लाइक दोज स्टेप्स, वो कदम वैसे नहीं थे, उन कदमों की तरह नहीं थे जो ऑन हेवेंस एज्योर, हेवन स्वर्ग की, एज्योर माने नीली मिट्टी, खूबसूरत मिट्टी जो हुआ करती थी स्वर्ग की, उस पर जो कदम पड़ते थे वैसे बिल्कुल नहीं थे कदम। एंड द टॉरिड क्लाइम स्मोट ऑन हिम सोर बिसाइड्स, और टॉरिड क्लाइम यानी ये जो बहुत ज़्यादा गर्म, क्लाइम माने क्लाइमेट, और वहाँ की जो जलवायु थी, जो मौसम हो रहा था, बहुत ज़्यादा गर्म जलवायु। स्मोट ऑन हिम यानी उसको कचोट रही थी, उसको काटे जा रही थी। ऑन हिम सोर बिसाइड्स, बहुत गहरे घाव उसको दे रही थी, बिसाइड्स इसके अलावा। वॉल्टेड विद फायर, वॉल्टेड मतलब जो वॉल्ट, मेहराब बन रहे थे वहाँ पर, आग के मेहराब बन रहे थे। नेथलेस ही सो एंड्योर्ड, नेथलेस ये शब्द नेवरदीलेस है ना, तो भी, नेवरदीलेस का मतलब होता है तो भी। अब ये पुराने ज़माने का शब्द है, पुराने ज़माने में नेवरदीलेस को नेथलेस लिखा जाता था। तो भी ही सो एंड्योर्ड, उसने इस तरीके से इस सब को बर्दाश्त किया। टिल ऑन द बीच, टिल जब तक के, ऑन द बीच माने किनारे पर, ऑफ दैट इनफ्लेम्ड सी, उस ज्वालाओं से भरे हुए, उस लपटों से भरे हुए समुद्र के किनारे पर, ही स्टूड, वो खड़ा हुआ, एंड कॉल्ड, और पुकारा। और किसे पुकारा? हिज लीजन्स यानी अपनी सेनाओं को। अब यहाँ पर देखिए फिर से एक एपिक सिमिली आ रही है, मार्क कर लीजिएगा, एपिक सिमिलीज को मार्क करते जाइए और अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए। बीच में आप रोक लीजिएगा वीडियो को और नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। हिज लीजन्स, अपनी सेनाओं को, एंजल फॉर्म्स, जो कि फरिश्तों की फॉर्म में थे, यानी इस यहाँ आने से पहले फरिश्ते ही थे तो फरिश्तों के रूप में थे। हु ले, जो कि लेटे हुए थे, इन ट्रांस्ड माने कि एक बेहोशी में, नशे में। अब थिक माने घने, और एज, सो लाइक एज यूज होता है ना सिमिली में, ऊपर भी आया था। तो ऐसे लेटे हुए थे, इतने घने, एज जैसे कि ऑटमनल लीव्स, ऑटम माने पतझड़ होता है, तो पतझड़ के मौसम में पत्तियाँ, और पतझड़ में खूब सारी पत्तियाँ गिरती हैं, है ना, झड़ती हैं, पेड़ अपने पत्तियाँ गिराते हैं, तो जहाँ देखो वहाँ पत्ते ही पत्ते होते हैं। तो इतने ज़्यादा थे ये नंबर में, है ना, ये जो फरिश्ते थे
इतने ज़्यादा थे और इस तरीके से पड़े हुए थे वहाँ पर जैसे कि पतझड़ की पत्तियाँ। दैट स्ट्रो, अब जो नॉर्मल सिमिली होती वो यहीं ख़त्म हो जाती, हु ले इन ट्रांस थिक एज ऑटमनल लीव्स, यहाँ पर ख़त्म हो जाता, लेकिन यहाँ अभी ये ऑटमनल लीव्स आगे तक चलेगा। दैट स्ट्रो द ब्रुक्स, दैट स्ट्रो मतलब जो कि छाई रहती हैं, पड़ी रहती हैं, द ब्रुक्स माने झरनों पर, इन वेलम्ब्रोसा, ये वेलम्ब्रोसा मतलब कि वैली ऑफ शेड्स, यानी कि परछाइयों की घाटी। नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, वेलम्ब्रोसा वैली ऑफ शेड्स, परछाइयों की घाटी। तो ये एक लीफी वैली है, यानी जहाँ बहुत सारी पत्तियाँ होती हैं, ऐसी घाटी है फ्लोरेंस के पास में, है ना। इटली का ही एक तरीके से वहाँ भी टस्कन आर्टिस्ट बोला था, तो एक तरीके से जो चल रहा है, जो सिमिलीज चल रही हैं ये इटली से ही रिलेटेड चल रही हैं। तो ये भी इटली में ही है, फ्लोरेंस के पास है वेलम्ब्रोसा। तो वेलम्ब्रोसा में जैसे कि झरनों पर ये पत्तियाँ छाई रहती हैं। वेयर द एट्रियन शेड्स, वेयर जहाँ पर, द एट्रियन, एट्रियन को आप फिर टस्कनी बोल सकते हैं, है ना। टस्कनी जगह है, कहाँ है ये भी फ्लोरेंस में है, नहीं फ्लोरेंस टस्कैनी में है। तो जहाँ एट्रियन शेड्स यानी कि टस्कैनी परछाइयाँ, हाई ओवर आर्क एम्बाउल्ड, यानी वो जो एट्रियन शेड्स हैं, ऊंची ऊंची परछाइयाँ हैं, हाई ऊंची, ओवर आर्क माने मेहराब बनाती हैं, एम्बावर्ड और उनके इतने ऊंचे ऊंचे मेहराब होते हैं कि वो कुंज बन जाते हैं, उनसे गलियां बन जाती, कुंज गलियां बन जाती हैं। और स्कैटर्ड सेज, या फिर स्कैटर्ड माने छितरे हुए, मतलब छितरा देते हैं। सेज माने झाड़ी होती है जो कि अक्सर दलदलों में होती है, तो उस झाड़ी को जैसे छितरा दिया गया हो, एफ्लोट, और जो तैर रही हो, दलदलों के ऊपर तैरती हुई झाड़ी छितरा गई हो। व्हेन, जब, विद फियर्स विंड्स मीन्स भयानक तूफानों के साथ, तेज हवाओं के साथ। ओरियन ये एक कॉन्स्टिलेशन का नाम है, मतलब तारामंडल होते हैं, तो उसमें से एक तारामंडल का नाम ओरियन है। आर्म्ड यानी जब वो किसके साथ, उसकी तेज हवाओं के साथ, उस कॉन्स्टिलेशन की तेज हवाओं के साथ, आर्म्ड माने हथियारों से सुसज्जित होकर, तेज हवाओं के हथियारों से सुसज्जित होकर, हैथ वैक्स्ड द रेड सी कोस्ट। हैथ वैक्स्ड जब वो परेशान करता है, तूफान ले आता है, द रेड सी कोस्ट लाल सागर के तट पर, तो वहाँ पर ऐसे ही झाड़ी छितरा जाती है। होज वेव्स जिसकी लहरों ने, ये किसकी लहरों ने, लाल समुद्र के, लाल सागर की लहरों ने, ओवर थ्रू माने फेंक दिया था, उठाकर फेंक दिया था, विनाश कर दिया था, ब्यूसरस, ये इजिप्शियन किंग है, इजिप्ट का राजा है ब्यूसरस। फ़राओ होते थे, जो मिस्र के राजा होते थे, तो उनमें से एक फ़राओ का नाम ब्यूसरस है। एंड हिज मेम्फियन शिवेल्री, तो मेम्फियन वही इजिप्शियन, मेम्फी एक जगह का नाम है मिस्र में, तो मेम्फियन शिवेल्री यानी वो मिस्र की सेना, यानी फ़राओ अपने पीछे पीछे मिस्र की, अपने साथ मिस्र की सेना लेकर आ रहा था, और उसकी सेना को एकदम से विनाश कर दिया था, बहा दिया था, उठाकर फेंक दिया था तेज लहरों ने। कब ऐसा हुआ, कब था? वाइल जबकि, विद परफिडियस हेट्रेड, मतलब परफिडियस माने डेंजरस आप कह सकते हैं, हेट्रेड माने नफरत, अपनी खतरनाक नफरत के साथ, दे परस्यूड उन्होंने पीछा किया था, किसने? ब्यूसरस एंड हिज मेम्फियन शिवेल्री, यानी कि फ़राओ और उसकी मिस्रवासी सेना ने, और किसके नफरत के साथ पीछा किया था। किसका पीछा किया था? द सोजर्नर्स ऑफ गोशन। सोजर्नर्स, सोजर्न माने रुकना होता है, ठहरना होता है, तो निवासी जो रहने वाले थे, ऑफ गोशन, हु बिहेल्ड फ्रॉम द सेफ शोर। अच्छा, द सोजर्नर्स ऑफ गोशन ये इज़राइल वासियों के लिए कहा गया है। वो
काफ़ी दिनों तक वहाँ गुलामों के रूप में रहे थे मिस्र में। तो पहले तो फ़राओ ने उनको जाने की इजाज़त दे दी, लेकिन फिर उसका माइंड चेंज हो गया और उसने इन लोगों का पीछा किया, इज़राइल वासियों का। और मतलब अब जो लाल सागर था उसने क्या किया कि इन लोगों को तो रास्ता दे दिया, यानी ये जो इज़राइल वासी जा रहे थे इनको तो रास्ता दे दिया। और लेकिन ये जो बुसरिस और उसकी सेना जैसे ही आए उनका पीछा करते हुए, तो ही समुद्र ने वो रास्ता ख़त्म कर दिया और ब्यूसरिस और उसकी सेना क्या है, बह गए उसमें, उनका विनाश हो गया, तो वो बह गए। तो द सोजनर्स ऑफ गोशन, तो वो जो गोशन के रहने वाले थे, हु बिहेल्ड, जिन्होंने देखा, फ्रॉम द सेफ शोर, यानी सुरक्षित किनारे से। वो लोग तो सुरक्षित पहुंच गए किनारे पर क्योंकि लाल सागर ने उनको रास्ता दे दिया था। तो सेफ शोर, सुरक्षित किनारे से उन्होंने देखा, देयर, उनकी फ्लोटिंग, तैरती हुई, कार्कसेस, लाशों को, एंड ब्रोकन चैरियट व्हील्स, और उनके टूटे हुए रथों के पहियों को। सो थिक बी स्ट्रोन, एब्जेक्ट एंड लॉस्ट, दीज कवरिंग द फ्लड अंडर अमेजमेंट ऑफ देयर हाइडियस चेंज। तो सो थिक, इसी तरीके से घने, यानी जैसे ब्यूसरिस, अब दो एग्जाम्पल दे दिए। तो ये इतनी बड़ी एक वो थी, एपिक सिमिली थी, यानी वो कैसे वहाँ पर पड़े हुए हैं। ये जो एंजल्स हैं जिनको स्वर्ग से फेंका गया है, सैटर्न और के साथी लोग हैं, सैटर्न और बिलजेबुल के जो साथी फरिश्ते हैं, वो किस तरीके से पड़े हुए हैं। तो पहले तो उनके लिए एग्जाम्पल दिया उन पत्तियों का, है ना, जो पतझड़ के समय में वहाँ गिरी रहती हैं, और जगह का नाम दिया कि उस जगह पर पतझड़ की में झड़ी हुई पत्तियाँ पड़ी रहती हैं। और दूसरा एग्जाम्पल दिया उस मेम्फियन शिवेलरी का, यानी फ़राओ और उसकी सेना, जब उनको समुद्र ने नष्ट कर दिया, बहा दिया, और उनकी लाशें, उनके टूटे हुए रथों के पहिए, वो सब समुद्र में तैर रहे थे। तो इसी तरीके से ये लोग इस आग में, लिक्विड फायर में, यहाँ नर्क में तैर रहे थे। सो थिक, इतने घने, बिस्टून माने बिखरे हुए थे, एब्जेक्ट मतलब निराश, एंड लॉस्ट और खोए हुए, लेटे हुए थे, दीज ये, यानी ये फरिश्ते। अब फरिश्ते कहाँ रहे, अब तो फिएंट्स हो गए ना वो, अब तो शैतान हो गए, अब राक्षस हो गए। तो ये लोग लेटे हुए थे, कवरिंग मीन्स ढके हुए, द फ्लड, उस बाढ़ को, उस लिक्विड फायर को, अंडर अमेजमेंट, यानी एकदम से स्टंड होकर, एकदम जैसे कि जड़वत हो गए, पत्थर बन गए हों, उनको कोई होशो हवास न हो, ऑफ देयर हाइडियस चेंज, कि कितना भयानक परिवर्तन उनके अंदर आ गया है। यानी वो जो चमकते रहते थे, हमेशा ब्राइट होते थे देखने में, अब वो कितने भयानक हो गए हैं, है ना, समुद्र से फेंके जाने पर और थंडर लाइटनिंग से जलाए जाने पर, और यहाँ भी लिक्विड फायर में पड़े पड़े जल रहे हैं। तो जब कोई सफ़ेद गोरा चिट्टा खूबसूरत बंदा उसके ऊपर थंडर लाइटनिंग गिरेगी और उसके बाद वो लिक्विड फायर में पड़ा रहेगा, आग की लपटों में पड़ा रहेगा, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कितना भयानक हो जाता है। किसी पूरा जला हुआ कोई आदमी आप देखिए, बहुत सारे आपने तस्वीरें देखी होंगी, कुछ लोग खुद को आग लगा लेते हैं, कुछ को कोई किसी दूसरे ने आग लगा दी, या फिर किसी एक्सीडेंट से आग लग गई, और फिर वो जली हुई जो बॉडी होती है वो कितनी ज़्यादा भयानक दिखती है। तो ऐसा ही हाल कुछ इन लोगों का हो गया है। अब ये जो फरिश्ते हुआ करते थे, अब ये शैतान बन गए हैं, और उसी तरीके से उनकी फॉर्म में भी चेंज आया है। फरिश्ते खूबसूरत होते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं हम ना, और जो शैतान है वो देखने में भयानक लगते हैं, डरावने लगते हैं। तो अब उनके अंदर जो चेंज आया है, हाइडियस चेंज है, हॉरिबल चेंज है। ही कॉल्ड सो लाउड, ही कॉल्ड, उसने पुकारा, सो लाउड, इतनी जोर से, दैट के ऑल द हॉलो डीप, सारी वो खोखली गहरी खाई, ऑफ हेल, नर्क की, रिसाउंडेड, गूंज गई, इतनी जोर से उसने आवाज लगाई। प्रिंसेस, पोटेंटेट्स, वॉरियर्स, द फ्लावर ऑफ हेवन, once yours, now lost, if such astonishment as this can seize eternal spirits, or have ye chosen this place after the toil of battle to repose?
तो क्या बोला, प्रिंसेस राजकुमारों, पोटेंटेट्स, पोटेंट माने ताकतवर होता है, पोटेंटेट्स माने ताकतवर फरिश्तों, वॉरियर्स योद्धाओं, द फ्लावर्स ऑफ हेवन, फ्लावर्स फूलों, ऑफ हेवन स्वर्ग के, उस स्वर्ग के, वंस योर्स जो एक समय तुम्हारा था, नाउ लॉस्ट अब खो गया, अब तुमसे छिन गया। इफ अगर, सच एस्टोनिशमेंट ऐसा आश्चर्य या मतलब ऐसा जो हालात है बेहोशी, एज दिस जो कि ये दिखाई दे रही है, कैन सीज जकड़ सकती है, इटर्नल स्पिरिट्स, इटर्नल जो कभी न मरने वाले, अमर, स्पिरिट्स आत्माओं को, मतलब क्या ऐसी बेहोशी अमर आत्माओं को भी जकड़ सकती है? जिस हालात में तुम लोग पड़े हुए हो, मर तो सकते नहीं है ये लोग, इमॉर्टल हैं, तो क्या ऐसी जो अमर आत्माएं हैं उनको भी ऐसी बेहोशी जकड़ सकती है? और हैव ही चोजन, या फिर क्या तुम लोगों ने चुन लिया है, दिस प्लेस, इस जगह को, आफ्टर द टॉयल, टॉयल होता है परिश्रम, मेहनत, तो मेहनत के बाद, कौन सी मेहनत के बाद, ऑफ बैटल, युद्ध की मेहनत के बाद, टू रिपोज, आराम करने के लिए, योर, तुम्हारे, वियरीड, थके हुए, वर्च्यू, गुणों को मतलब कि शरीर को। तो इस युद्ध के बाद, युद्ध की कठिन मेहनत के बाद अपने अंगों को आराम देने के लिए क्या तुमने इस जगह को चुन लिया है? फॉर द ईज यू फाइंड टू स्लम्बर हियर, क्योंकि ईज माने आराम, यू फाइंड तुमको मिल रहा है, टू स्लम्बर माने सोने के लिए, हियर यहाँ पर, तुमको सोने में यहाँ पर वही आराम मिल रहा है, एज इन द वेल्स ऑफ हेवन, जितना के स्वर्ग की घाटियों में आता था, इसी तरीके से तुम तो आराम से पड़े हुए हो। तो क्या तुम लोगों ने इस जगह को मान लिया, अपना चुन लिया क्या? और या फिर इन दिस एब्जेक्ट पोस्चर, या फिर इस एब्जेक्ट माने ये जो बुरा, निराशाजनक, अपमान से भरा हुआ, इंसल्टिंग पोस्चर में, इस हालात में, हैव ये माने यू, तुम लोगों ने, स्वर्ण कसम खाई है, टू एडोर, पूजा करने की, द कनकरर, अपने विजेता की यानी ईश्वर की। क्या तुम लोगों ने अब ये कसम खा ली है कि यहाँ पड़े पड़े आराम से अपने विजेता की यानी कि ईश्वर की पूजा करोगे क्या? हु, जो कि नाउ, अब, बिहोल्ड्स, देख रहा है, चेरूब एंड सेराफ, कि तुम लोग जो फरिश्ते थे, चेरूब और सेराफ वही हैं, परियां, फरिश्ते, रोलिंग, लुढ़क रहे हो, इन द फ्लड, इस बाढ़ में, विद स्कैटर्ड आर्म्स एंड एनसाइंस, और तुम लोगों के स्कैटर्ड बिखरे हुए हैं, आर्म्स माने हथियार, अस्त्र शस्त्र, एंड एनसाइंस माने तुम्हारे झंडे, जिनको जो झंडे तुम लोगों ने उठाए थे उसके खिलाफ विद्रोह किया था, वो सब यहीं बिखरे पड़े हैं। अब वो देख रहा है ऊपर से, तो तब तक ये यहीं पड़े रहेंगे क्या? ऐसे ही पड़े रहोगे, टिल, जब तक के, एनन, जल्दी ही, हिज स्विफ्ट परस्यूअर्स, उसके जो स्विफ्ट माने तेज, परस्यूअर्स वो लोग जिन्होंने हमारा पीछा किया था, फ्रॉम हेवन, स्वर्ग के, फ्रॉम हेवन गेट्स, स्वर्ग के दरवाजों से, डिसर्न, वो पहचान न लें, ये देख न लें, द एडवांटेज, कि इस वक्त उनके लिए ये फायदे का मौका है, एंड डिसेंडिंग, और उतर के ना आ जाएं, ट्रेड अस डाउन, और हमको अच्छे से कुचल ना दें, तब तक तुम यहीं पड़े रहोगे क्या? ट्रेड अस डाउन, दस ड्रूपिंग, दस माने इस प्रकार, ड्रूपिंग माने हम लोग पड़े हुए हैं, और विद लिंक्ड थंडरबोल्ट्स, या फिर वो लिंक्ड माने जुड़े हुए, थंडरबोल्ट से यानी जो बिजली है, कड़क है बिजली की, उससे, ट्रांसफिक्स अस, हमको बांध न दें, टू द बॉटम, तलहटी में, ऑफ दिस गल्फ, इस गल्फ के यानी इस खाड़ी में, जहाँ हम लिक्विड फायर की खाड़ी में पड़े हुए हैं, तो वो आकर अब देखेंगे कि ये तो ऐसे ही पड़े हुए हैं, बेहोश पड़े हुए हैं, और आकर हमको बांध देंगे इसी खाड़ी में परमानेंटली। तो अगर वो ऐसा न कर दें, इससे पहले तुम लोग अवेक, जग जाओ, एराइज, उठो, एंड बी फॉर एवर, और बी फॉर एवर फॉलन, नहीं तो हमेशा के लिए यहीं पड़े रहोगे। या तो समय रहते तुम लोग उठ जाओ, है ना, तो खड़े हो जाओ और तैयारी करो, नहीं तो वो लोग देखेंगे कि अच्छा ये तो अब बेहोश पड़े, तो हम लोगों को यहीं बांध देंगे हमेशा के लिए। तो या तो उठो, खड़े हो जाओ, या फिर बी फॉर एवर फॉलन, हमेशा के लिए यहीं
पड़े रहो। दे हर्ड, उन्होंने सुना, एंड वर एबेस्ड, एबेस्ड माने अशेम्ड, और वो थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस करने लगे। एंड अप दे स्प्रंग, और वो एकदम उछल कर उठकर खड़े हो गए। अपॉन द विंग, अपने पंखों पर। तो अब क्योंकि ये फरिश्ते हैं सभी, अभी यहाँ आकर भले ही शैतान राक्षस बन गए, लेकिन अभी तो उनके पंख हैं ना, तो उड़ सकते हैं। तो अपने पंखों पर वो खड़े हो गए। एज वैन मैन वॉन्ट टू वॉच ऑन ड्यूटी, एज जैसे कि, वैन जब, मैन लोग, वॉन्ट टू वॉच यानी जिनको के नियुक्त किया गया है रखवाली करने के लिए, ऑन ड्यूटी वो अपनी ड्यूटी पर हों, मतलब जैसे वॉचमैन होता है ना, या संतरी होते हैं, उनको रखवाली के लिए रखा जाता है कि भाई तुम्हें जगे रहना है, रखवाली करनी है। जैसे कि उनको स्लीपिंग पकड़ लिया गया हो, स्लीपिंग फाउंड बाय होम दे ड्रेड, उसके द्वारा स्लीपिंग मीन्स सोते हुए, फाउंड पाया गया हो, बाय होम उसके द्वारा, दे ड्रेड जिससे वो डरते हैं, यानी बॉस ने जैसे पकड़ लिया हो। राउज एंड बीस्टर देमसेल्व्स एर वेल अवेक, तो राउज एकदम से उन्होंने अपने आप को उठा के खड़ा कर लिया। अब जैसे वॉचमैन को पकड़ लें हम सोते हुए, तो राउज उठ खड़े हुए, बीस्टर और मतलब बीस्टर देमसेल्व्स अपने आप को हिलाया डुलाया, एर इससे पहले, वेल अवेक अच्छे से जगे हों। तो मान लीजिए जो वॉचमैन है हमारा, चौकीदार सो रहा है और हम उसको पकड़ लें, मतलब हमारे अंडर मान लीजिए काम करता है, हम पैसे देते हैं उसको, तो हमसे डरेगा भी ना, तो अब वो अच्छे से जग नहीं पाएगा, इससे पहले वो उठ खड़ा होगा और अपने आप को हिलाएगा डुलाएगा। तो ऐसे ही ये लोग भी, फरिश्ते भी अपने आप को हिला डुला रहे थे और उठ खड़े हुए। Nor did they not perceive the evil plight in which they were, or the fierce pains not feel. Nor did they not perceive, मतलब ना ही ऐसा था कि वो ना देख रहे हों, परसीव माने देखना, ऐसा नहीं था कि वो नहीं देख पा रहे थे। द ईविल प्लाइट, ईविल माने बुरी, प्लाइट माने दुर्दशा, इन विच देवर जिसमें कि वो थे, और या फिर द फियर्स पेन्स जो भयानक दर्द था, नॉट फील वो महसूस ना कर रहे हों। ऐसा नहीं था कि अपनी दुर्दशा को वो ना देख पा रहे हों या फिर अपना दर्द वो महसूस ना कर पा रहे हों, येट फिर भी, टू देयर जनरल्स वॉइस अपने जनरल की आवाज़ पर, दे सून ओबेड उन्होंने आवाज़ का पालन किया, आज्ञा का पालन किया अपने जनरल की आवाज़ का। इन्यूमरेबल यानी वो असंख्य लोग जो थे फरिश्ते, उन सभी ने अपने जनरल की आवाज़ का पालन किया। एज जैसे कि, व्हेन जब, द पोटेंट रॉड जो ताकतवर रॉड थी यानी जो छड़ी थी, ऑफ एमराम सन, ये हज़रत मूसा के लिए शब्द प्रयोग हुए हैं। तो जैसे कि हज़रत मूसा की छड़ी जो थी वो पोटेंट थी, ताकतवर थी, उनके पास एक छड़ी थी, जादुई छड़ी थी। इन इजिप्ट, मिस्र में, इजिप्ट्स ईविल डे, इजिप्ट के, मिस्र के बुरे दिनों में, वेव्ड राउंड उन्होंने घुमाया था चारों ओर अपनी छड़ी को, द कोस्ट तट के चारों ओर, अप कॉल्ड यानी उन्होंने वापस बुलाया, अपनी छड़ी के माध्यम से छड़ी घुमाई और वापस बुला लिया। अब पिची क्लाउड, पिची माने एकदम जो काला बादल था, डार्क क्लाउड, ऑफ लोकस्ट टिड्डियों का, तो टिड्डियों का एक काला बादल वहाँ पर छाया हुआ था और उसको अपने मैजिक वैंड से, अपनी छड़ी से हज़रत मूसा ने वापस बुलाया। वॉर्पिंग ऑन द ईस्टर्न विंड, वार्पिंग मतलब जो कि छाया हुआ था, उड़ रहा था, ईस्टर्न विंड यानी पूर्वी हवा के सहारे। दैट ओवर द रेल्म ऑफ इम्पायर्स फराउ, दैट जो कि ओवर द रेल्म माने राज्य में, ऑफ इम्पायर्स मीन्स अपवित्र, फराउ वही मिस्र का राजा, उसके राज में, हंग मीन्स छाया हुआ था टिड्डियों का दल, लाइक नाइट रात की तरह, एंड डार्केंड और जिसने कि अंधेरा कर दिया था, ऑल द लैंड ऑफ नाइल, तो जो नील नदी है उसके आसपास की जो पूरी ज़मीन है उसमें अंधेरा कर दिया था टिड्डियों के उस दल ने। और उस टिड्डियों के दल को जैसे अपनी जादू की छड़ी घुमाकर हज़रत मूसा ने बुलाया था, तो वैसे ही ये पूरा टिड्डियों के दल की तरह ये सारे राक्षस, सारे शैतान उठकर आ गए
सैटर्न की एक आवाज़ पर। सो नंबरलेस, इतने अनगिनत, वर थे दोज वो बैड एंजल्स, बुरे देवदूत, बुरे फरिश्ते, सीन दिखाई दे रहे थे, होवर मीन्स छाए हुए, पंख फड़फड़ाते हुए, होवरिंग ऑन विंग यानी अपने पंख फड़फड़ाते हुए, अंडर द कोप ऑफ हेल, कोप आप कह सकते हैं कैनपी, जो छतरी थी, ऑफ हेल नर्क की, तो नर्क की कैनपी के नीचे, बिटविक्स्ट माने बीच में, अपर नीदर ऊपर और नीचे, एंड सराउंडिंग फायर्स और उनको चारों तरफ से घेरे हुए जो आग थी। तो ये अपने पंख फड़फड़ा रहे थे और वहाँ पर छाए हुए थे, रुके हुए थे, मतलब हवा में ठहरे हुए थे, और उनको चारों तरफ से आग ने घेर रखा था, ऊपर, अपर, नीदर एंड सराउंडिंग। ऊपर भी उनके आग थी, नीचे भी उनके आग थी, उनके चारों ओर आग थी, और वो अपने पंखों के फड़फड़ाते हुए वहाँ पर टिके हुए थे, टिल जब तक के, एज अ सिग्नल गिवन एक संकेत उनको दिया गया, द अपलिफ्ट स्पीयर, अपलिफ्टेड माने ऊपर उठा हुआ, स्पीयर भाले से, ऑफ देयर ग्रेट सुल्तान, जो उनके महान सुल्तान का था, मतलब कि सैटर्न का, उनके महान राजा ने अपने उठे हुए भाले से उनको संकेत दिया, वेविंग वो भाला हिल रहा था, टू डायरेक्ट उनको डायरेक्शन देने के लिए, उनको दिशा बताने के लिए, उनको इंस्ट्रक्शन देने के लिए, देयर कोर्स माने रास्ता, उनका रास्ता बताने के लिए, इन इवन बैलेंस, तो एक समान संतुलन में, डाउन नीचे को, दे लाइट वो उतरे, ऑन द फर्म ब्रिमस्टोन, ये जो फर्म माने ठोस, ब्रिमस्टोन यानी गंधक जो था, यहाँ पर जो जल रहा है, सल्फर जल रहा है, गंधक जल रहा है, तो वो जो गंधक की धरती थी उस पर वो उतरे, एंड फिल ऑल द प्लेन, और उस पूरे मैदान में वो भर गए, भर दिया पूरे मैदान को, इतने ज़्यादा थे वो नंबर में, तो पूरा मैदान भर गया। ए मल्टीट्यूड लाइक विच, यानी एक ऐसी भीड़, मल्टीट्यूड माने ऐसा झुंड, लाइक विच जिसके जैसा, द पॉपुलस नॉर्थ, यानी पॉपुलस जनसंख्या से भरा हुआ, नॉर्थ जो उत्तरी प्रदेश है, पोर्ड नेवर यानी वहाँ से कभी नहीं उड़ेले गए, कभी नहीं आए, फ्रॉम हर फ्रोजन लॉइन्स उसके जमे हुए क्षेत्र से, टू पास रेने एंड द डेनो, यानी गुजरते हुए, ये राइन नदी है और डेन्यूब नदी है, एक स्विट्ज़रलैंड की और जर्मनी की, तो इन नदियों से होकर कभी नहीं गुजरे, वैन हर बारबेरस सन्स जब उसके असभ्य बच्चे, केम आए, लाइक अ डेल्यूज, एक डेल्यूज कहते हैं उसको, अरे बाढ़ की तरह, ऑन द साउथ दक्षिण में। तो देखिए जो ये एंजल्स थे, ये जो राक्षस हैं, शैतान हैं, अब शैतान बन चुके हैं, तो जब ये ज़मीन पर पड़े हुए हैं तब उनकी तुलना किससे की गई थी? पत्तियों से, पतझड़ की ज़मीन पर गिरी हुई पत्तियों से उनकी तुलना की गई। और जब वो हवा में लटके हुए थे, अपने पंखों पर उड़ते हुए हवा में लटके हुए थे, तब उनकी तुलना किससे की गई थी? लोकस्ट्स यानी टिड्डियों से की गई थी। और अब जबकि वो नीचे उतर आए हैं और मतलब यहाँ अपने सैटर्न की, अपने लीडर की बात सुनने को आए हैं, तो अब उनकी तुलना की गई है उन बारबेरियन से, बारबेरस सन्स यानी उन असभ्य जातियों से, उन ट्राइब्स से जिन्होंने रोम पर अटैक किया था, जिसमें के हूण थे, और एक ट्राइब थी गोथ्स की, GOTH, इनको आप चाहे तो नोट कर लीजिए, है ना, क्योंकि बारबेरस सन्स उनको बोला है, तो ये बर्बर जातियाँ थीं जिन्होंने अटैक किया था रोम के ऊपर, रोमन साम्राज्य पर। तो जिनमें के एक तो ट्राइब थी गोथ्स, GOTHS गोथ्स,
और वेंडल्स थे, VANDALS, वेंडल्स थे। हूण थे, HUN, हूणों ने चीन पर भी बहुत आक्रमण किए थे। इधर इंडिया पर भी आए थे लेकिन बहुत ज़्यादा घुसे नहीं अंदर। तो ये इन जातियों ने आक्रमण किए थे, तो वो भी संख्या में उतने नहीं थे, है ना, जितने ये जो एंजल्स हैं ये यहाँ पर सैटर्न की बात सुन रहे हैं और इकट्ठा हुए हैं। तो ये जो ट्राइब्स हैं, ये जो बारबरस लोग हैं, जंगली लोग हैं, सभ्य लोग हैं, ये नॉर्थ से आए और देखो ये कहा ना, अ मल्टीट्यूड लाइक विच द पॉपुलस नॉर्थ पोर्ड नेवर फ्रॉम द फ्रोजन लॉइंस। तो नॉर्थ में उधर बहुत ठंड है, जमा हुआ है, फ्रोजन है, तो उस क्षेत्र से, जमे हुए क्षेत्र से आए और टू पास रैने और डेनो। तो इन्होंने राइन नदी और डैन्यूब नदी पार की। और व्हेन हर बारबरस सन्स केम लाइक अ डेल्यूज, तो फिर वो लोग एक बाढ़ की तरह आए ऑन द साउथ और दक्षिण में फैल गए। एंड स्प्रेड, और फैल गए बीनीथ जिब्राल्टर, यानी जिब्राल्टर के नीचे, टू द लिबियन सैंड्स, लीबिया के रेगिस्तानों में, लीबिया के मैदानों में। फोर्थ विद फ्रॉम एवरी स्क्वाड्रन, तो फोर्थ विद माने आगे की ओर, फ्रॉम एवरी स्क्वाड्रन, स्क्वाड्रन आपने सुना होगा, स्क्वाड्रन लीडर होता है आर्मी में, तो सेना की टुकड़ी को बोलते हैं। तो हर टुकड़ी से, फोर्थ विद आगे की ओर, फ्रॉम एवरी स्क्वाड्रन, हर टुकड़ी से, तो ये जितने भी एंजल्स थे उनकी हर टुकड़ी से, एंड ईच बैंड, और हर ग्रुप से, द हेड्स, उनके जो मुखिया थे, एंड लीडर्स, और जो नेता थे, थिदर माने इस ओर जहां पर सैटर्न और बीलजेबब खड़े हैं उधर, हेस्ट माने जल्दी से गए, वेयर स्टूड, जहां खड़ा हुआ था, देयर ग्रेट कमांडर, उनका महान नेता यानी कि सैटर्न, गॉड लाइक शेप्स एंड फॉर्म्स, उनकी शेप और उनकी फॉर्म्स यानी उनके जो रंग रूप था, उनकी आकृति थी, वो कैसी थी, गॉड लाइक, देवताओं जैसी थी, फरिश्ते तो थे ही वो लोग। एक्सेलिंग ह्यूमन, यानी एक्सेलिंग माने जो ऊपर थे ह्यूमन से, इंसानों के अंदर वैसी क्वालिटीज़ नहीं होती हैं, तो एक्सेलिंग ह्यूमन, ह्यूमन क्वालिटीज़ से ऊपर की क्वालिटीज़ थी उनके अंदर। प्रिंसली डिग्निटीज़, यानी इंसानों में जो राजकुमार होते हैं और डिग्निटीज़ होते हैं, जो महान लोग होते हैं, ताकतवर लोग होते हैं, योद्धा होते हैं, उनसे, उनको एक्सेल करते हुए, उनसे ऊपर के थे ये लोग। डिग्निटीज़ एंड पावर्स, और वो ऐसे ताकतवर लोग थे, दैट, जो कि एर्स्ट माने अब से पहले, इन हेवन, स्वर्ग में, सेट, बैठा करते थे, ऑन थ्रोन्स माने सिंहासनों पर। तो जब ये लोग फरिश्ते थे और स्वर्ग में रहते थे, तब इन लोगों को बैठने के लिए वहाँ पर थ्रोन्स मिलते थे, गद्दियाँ मिलती थीं, सिंहासन मिलते थे। दो, हालांकि ऑफ देयर नेम्स, यानी उनके नामों के बारे में, इन हेवनली रिकॉर्ड्स, स्वर्ग की किताबों में, नाउ अब बी नो मेमोरियल, कोई भी निशानी नहीं है, कोई भी यादगार नहीं है, यानी स्वर्ग की किताबों में अब उनका नाम नहीं लिखा हुआ। ब्लॉटेड माने मिटा दिया गया है, एंड ब्लॉटेड आउट मतलब हटा दिया गया है, एंड रेज्ड और मिटा दिया गया है, बाय देयर रिबेलियन, उनके विद्रोह की वजह से, उनके विद्रोह के द्वारा, उन्होंने विद्रोह किया तो स्वर्ग की किताबों से उनके नाम हटा दिए गए। फ्रॉम द बुक्स ऑफ लाइफ, यानी जो बुक्स ऑफ लाइफ थी, यानी स्वर्ग की जो किताबें थी, ईश्वर की जीवन की जो किताबें थी ईश्वर के यहाँ, तो उन किताबों से इन लोगों के नाम मिटा दिए गए, क्योंकि इन लोगों ने विद्रोह किया था, रिबेलियन किया था वहाँ पर। नॉर हैड दे येट एमंग द सन्स ऑफ ईव, और वहाँ से तो उनके नाम मिटा दिए गए, लेकिन उनको एमंग द सन्स ऑफ ईव, ईव के जो बच्चे हैं, हम सब लोग क्या है, एडम और ईव के बच्चे माने जाते हैं। हालांकि हिंदू धर्म कहता है कि हम मनु और श्रद्धा के बच्चे हैं, है ना, तो सभी धर्मों के अलग अलग हैं। तो आदम और हव्वा के बच्चे जो थे, सन्स ऑफ ईव, उनमें है, उनको अभी तक कोई नाम नहीं मिला था। नॉर हैड दे येट एमंग द सन्स ऑफ ईव गॉट देम न्यू नेम्स, यानी उनको अभी तक नए नाम नहीं मिले थे हव्वा के बेटों में, हव्वा के जो बच्चे थे। टिल वॉन्डरिंग ओवर द अर्थ, टिल जब तक के, वॉन्डरिंग घूमते हुए, ओवर द अर्थ धरती के ऊपर, थ्रू गॉड्स हाई सफरेंस, यानी ईश्वर की उच्च इच्छा के
माध्यम से, यानी एक तरीके से उनको जैसे ईश्वर की सहमति प्राप्त थी इस बात में, फॉर द ट्रायल ऑफ मैन, वो धरती पर घूमते रहते थे किसके लिए, मनुष्य को ट्राई करने के लिए, यानी उसका टेस्ट लेने के लिए, फॉर द ट्रायल ऑफ मैन, यानी मनुष्य उनके बहकावे में आता है कि नहीं। जैसे कि आपने डॉक्टर फॉस्टर्स अगर पढ़ा है तो आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे यहाँ। डॉक्टर फॉस्टर्स मैंने अपलोड किया है, तो अगर वो पढ़ा है तो आप वहाँ देखेंगे कि किस तरीके से वहाँ शैतान ने डॉक्टर फॉस्टर्स की आत्मा को अपनी ओर खींचा, अपने जाल में फंसाया। तो ये ट्रायल ऑफ मैन है, मनुष्य का टेस्ट लिया जाता है कि वो इनके जाल में फंसता है कि नहीं। फंस जाता है तो वो भी डैम्ड हो जाता है, इन्हीं के श्रेणी में आ जाता है, और नहीं फंसता है, ईश्वर के प्रति समर्पित रहता है, तो फिर उसको स्वर्ग मिलता है, नहीं तो उसको नर्क जाना पड़ता है इनके साथ। तो थ्रू गॉड्स हाई सफरेंस फॉर द ट्रायल ऑफ मैन, मनुष्य की परीक्षा लेने के लिए, टेस्ट लेने के लिए, इम्तिहान लेने के लिए। और उनके इम्तिहान लेने का तरीका क्या होता है, बाय फॉल्सिटीज एंड लाइज, यानी जो असत्य है, झूठ है, झूठ बोलते हैं, ऐसी दुनिया दिखाते हैं, छल फरेब की दुनिया, जैसे डॉक्टर फॉस्टर्स को दिखाई गई थी। उन्होंने हेलन की भी छवि दिखा दी लाके, एक जो शैतान है, जो आत्मा है, बुरी आत्मा है, वो एक हेलन की छवि रख के आ गया, कोई अलेक्जेंडर की छवि लेके आ गया। तो वो सब क्या था, फॉल्सिटीज थी, लाइज थी, छल फरेब था, झूठ था। लाइज द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ मैनकाइंड, यानी ज़्यादातर भाग मनुष्यों का। तो हम में से ज़्यादातर इन छल फरेबों में फंस जाते हैं, है ना। ईश्वर के बताए रास्ते पर हम लोग कहाँ चलते हैं, हम लोग झूठ और चोरी, हिंसा, दूसरों से जलना, दूसरों की बेईमानी करना, तो हम इन सब चीज़ों में, ये सब शैतान की ही तो चीज़ें हैं। तो द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत का ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा भाग, दे करप्टेड, उन्होंने बिगाड़ के रख दिया, उन्होंने उसको करप्ट कर दिया। मीन्स करप्शन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, भ्रष्टाचार बोलते हैं। तो मतलब इन लोगों ने भ्रष्ट कर दिया, पथ भ्रष्ट कर दिया। टू फॉरसेक गॉड देयर क्रिएटर, जिससे कि उन्होंने फॉरसेक माने छोड़ देना, उन लोगों ने छोड़ दिया गॉड, भगवान को, देयर क्रिएटर, जो कि उनका निर्माता था, है ना। हम में से बहुत सारे लोगों ने भगवान का रास्ता तो छोड़ा हुआ है, शैतान के रास्ते पर चलते हैं हम में से ज़्यादातर लोग। तो फॉरसेक देयर गॉड देयर क्रिएटर एंड द इनविजिबल ग्लोरी ऑफ हिम दैट मेड दैम, और क्या छोड़ दिया, द इनविजिबल ग्लोरी, वो जो दिखाई न देने वाली ग्लोरी है, शानो शौकत है, ऑफ हिम, उसकी, दैट मेड दैम, जिसने उन्हें बनाया था। तो ईश्वर को उन लोगों ने छोड़ दिया। टू ट्रांसफॉर्म माने बदल देना, चेंज कर देना, तो उन्होंने बदल दिया। ऑफ्ट टू द इमेज ऑफ ब्रूट, ऑफ्ट माने अक्सर, उन्होंने क्या किया कि जो ईश्वर की इमेज थी उसकी बजाय उसको जगह बदल कर क्या कर दी, इमेज ऑफ अ ब्रूट, एक दुष्ट आत्माओं की इमेज वहाँ पर मूर्ति रख दी, एडोन्ड, और उसको सजाया विद गे रिलीजन्स, गे मतलब कि कलरफुल, अपने धर्म से, अपने रिचुअल्स करके, फुल ऑफ पोम्प एंड गोल्ड, यानी खूब धूमधाम से, खूब दिखावा करके और सजा धजा कर उन्होंने वहाँ दुष्टों की मूर्तियाँ रख दी जहाँ ईश्वर की मूर्तियाँ हुआ करती थी। एंड डेविल्स टू एडोर फॉर डेटीज, और डेविल्स को एडोर माने सजाना या पूजा करना, दोनों ही चीज़ें हैं। तो वो राक्षसों को सजाने लगे या फिर उनकी पूजा करने लगे, फॉर डेटीज यानी उनको देवता मानकर, देवताओं की जगह वो उन राक्षसों की पूजा करने लगे। देन वर दे नोन, तब वो जाने गए, टू मैन, मनुष्यों के द्वारा, बाय वेरियस नेम्स, अलग अलग नामों से, एंड वेरियस आइडल्स, और अलग अलग मूर्तियाँ, थ्रू द हीथन वर्ल्ड, पूरे हीथन वर्ल्ड में, यानी वो जो पेगन वर्ल्ड था, यानी जो अलग अलग प्रकार की मूर्तियों की पूजा करता था, तो उस संसार में, हीथन वर्ल्ड में, उन लोगों को अलग अलग नामों से जाना गया। से म्यूज, से माने कहो, बताओ, म्यूज यानी संगीत की देवी, तुम बताओ, देयर नेम्स, उनके नाम, देन नोन, तब जो जाने गए, तब वो, क्योंकि स्वर्ग के किताब से उनके नाम मिटा दिए गए और मनुष्यों के बीच उनको नाम मिले नहीं, तो फिर वो जब उनकी पूजा होने लगी
और वो किस किस नाम से जाने गए, तो उन नामों को अब तुम बताओ। हु फर्स्ट हु लास्ट, जो पहले और जो अंत में, राउज्ड माने उठे, फ्रॉम द स्लम्बर अपनी नींद से, ऑन दैट फायरी काउच उस आग की झील पर, यानी वो जो आग का बिस्तर था जहाँ पर वो लेटे हुए थे, पड़े हुए थे, तो वो जब अपनी नींद से जगे तो फिर उनको क्या नाम दिए गए, फ्रॉम ऑन दैट फायरी काउच एट देयर ग्रेट एम्परर्स कॉल, अपने महान राजा की पुकार पर, यानी कि सैटर्न के पुकारने पर वो उठे। एज नेक्स्ट इन वर्थ, यानी वो एक एक करके उठे, यानी जो अगला जिसकी कीमत थी, यानी अपने अपने पद के हिसाब से, पहले आगे ज़्यादा कीमत वाला यानी ज़्यादा ऊंचे पद वाला, फिर उसके अगला वाला, जैसे सैटर्न सबसे पहले, फिर बीलजेबब उसके बाद, तो उसके बाद अगला, फिर उसके बाद अगला, तो एज नेक्स्ट इन वर्थ जिसका जैसा अगला क्रम था। केम सिंगली यानी एक एक करके आए, वेयर जहाँ पर, ही स्टूड वो खड़ा हुआ था, यानी सैटर्न खड़ा हुआ था, ऑन द बेयर स्ट्रैंड माने खाली तट पर। वाइल जबकि, द प्रोमिस्क्यूअस क्राउड, प्रोमिस्क्यूअस क्राउड मतलब कि बाकी जो एंजल्स हैं उनका झुंड, उनकी भीड़, जिनको कि अलग से नाम देने की ज़रूरत नहीं है, यानी वो जो इस लायक नहीं है कि उनको अलग से नाम दिए जाए, तो वो प्रोमिस्क्यूअस क्राउड हुआ। स्टूड यट अलूफ, स्टूड माने खड़ी हुई थी वो भीड़, यट अभी भी, अलूफ माने के अलग। तो अब हम कहाँ पहुँच गए भाई, 380 लाइन्स तक पहुँच गए। हमने 270 से शुरू किया था, तो 110 लाइन हो गई। चलिए 10 लाइन और कर लेते हैं, थोड़ा और देखते हैं। तो ये जो बाकी भीड़ थी वो अलूफ माने अलग खड़ी थी। द चीफ वर दोज, मुख्य वो थे, द चीफ मुख्य, वर दोज वो थे, हु जो के, फ्रॉम द पिट ऑफ हेल नर्क के गड्ढे से, पिट माने गड्ढा, ऑफ हेल नर्क का, रोमिंग माने घूमते हुए, टू सीक तलाश में, देयर प्रे अपने शिकार के, ऑन अर्थ धरती पर, डर्स्ट माने जिन्होंने हिम्मत की, फिक्स देयर सीट्स माने अपना स्थान बनाने की, फिक्स माने निश्चित करना, बनाना, देयर सीट्स अपना स्थान, लॉन्ग आफ्टर बाद में, बहुत लंबे समय तक, नेक्स्ट द सीट ऑफ गॉड यानी बहुत लंबे समय बाद क्या हुआ, धरती पर घूमते घूमते उन्होंने अपना स्थान कहाँ बनाया, नेक्स्ट माने बगल में, द सीट ऑफ गॉड जो ईश्वर का स्थान था, भगवान का स्थान था, उसके बगल में उन लोगों ने अपना स्थान बना दिया शैतानों ने। देयर आल्टर्स उन्होंने अपनी वेदियां स्थापित की, बाय हिज आल्टर उसकी वेदी के बगल में, बाय मीन्स करीब, पास में, हिज आल्टर मीन्स ईश्वर की वेदी के निकट उन्होंने अपनी वेदियां स्थापित करवा ली। गॉड्स एडोर्ड एमंग द नेशंस राउंड यानी वो जो शैतान थे वो गॉड्स के रूप में एडोर्ड माने पूजे जाने लगे, एमंग द नेशंस राउंड यानी सारे राष्ट्रों में, देशों में, एंड डर्स्ट और उन्होंने हिम्मत की, एबाइड माने सामना करने की, जेहोवा जेहोवा की, थंडरिंग आउट ऑफ सियोन यानी सियोन वो जगह थी जहाँ पर जेहोवा की पूजा होती थी, और उस जगह पर उन्होंने उसके थंडर का सामना करने की और उसका मुकाबला करने की उन्होंने हिमाकत की। थ्रोन्ड बिटवीन द चेरुबिम, अब थ्रोन माने वो रखा गया था जहाँ यहोवा को रखा गया था, उसको पूजा के लिए उसकी मूर्ति को रखा गया था, बिटवीन माने बीच में, द चेरुबिम यानी दो गोल्डन आइडल्स होती हैं जिनको चेरुबिम बोला जाता है। तो जो पूजा स्थल होता है उसके दोनों आर्क पर, दोनों किनारों पर ये गोल्डन आइडल्स रखी होती हैं, यानी स्वर्ण मूर्तियां रखी होती हैं जिनको चेरुबिम बोला जाता है। तो उनके बीच में वहाँ यहोवा की मूर्ति थी और वहाँ पर उन्होंने अपना स्थान बनाने की हिमाकत दी। कहाँ पर? सियोन में, जो यहोवा का पूजा स्थल था। ये हाँ, ऑफन अक्सर, प्लेस्ड यानी उनको रखा गया, विद इन हिज सेंचुरी
यानी उसकी खुद की पूजा स्थल के, जो अंदर का पूजा स्थल होता है ना मंदिर के अंदर का, तो उसके जो पवित्र स्थान है उसके अंदर रखा गया, इटसेल्फ, उसके अंदर ही देयर श्राइन्स, उन्होंने अपने पूजा स्थल बनवाए, यानी जहाँ ईश्वर के पूजा स्थल थे वहाँ पर उन्होंने अपने पूजा स्थल बनवाए उसी पवित्र स्थान पर। एबोमिनेशंस, और वो जो अपनी अपवित्र मूर्तियाँ थीं वो वहाँ पर रखवाई। एंड विद कर्स्ड थिंग्स, और कर्स्ड माने डैम्ड, जो उनकी बुरी चीज़ें थीं, अपवित्र चीज़ें थीं, अनहोली चीज़ें थीं, उनसे हिज होली राइट्स, यानी ईश्वर के जो पवित्र संस्कार होते थे, जो ईश्वर की पवित्र पूजा होती थी, जो पवित्र रिचुअल्स होते थे, पायस रिचुअल्स होते थे, एंड सोलेम फीस, और उनकी सोलेम वही रिलीजियस और पायस, तो उनकी जो पवित्र दावतें होती थीं, प्रोफेंड, उनको खराब किया, उनको अपवित्र किया। सैक्रेड का अपोजिट होता है प्रोफेन, तो उनको पवित्र चीज़ों को अपवित्र बनाया। एंड विद देयर डार्कनेस, और अपने अंधेरों से, डर्स्ट माने उन्होंने हिमाकत की, एफरंट माने सामना करने की, हिज लाइट, उसकी रोशनी का, तो उसकी रोशनी का मुकाबला उन्होंने अपने अंधेरों से करने की हिमाकत की। तो अब यहाँ हो गई हमारी 390 लाइन्स, है ना। अब इसके बाद ये नाम बताए जाएंगे इन लोगों के, जो मुख्य शैतान हैं इन लोगों में, जो लीडर्स हैं ख़ास उनके नाम बताए जाएंगे। तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।